एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज के ऊपर पूरी तरह से कमांड लेना कोई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट लाइफ जर्नी है और किसी लैंग्वेज को अपना बनाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। इंडिया के अंदर 23 करोड़ लोग इंग्लिश को एज एन एडिशनल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते हैं और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर यूएस, जहाँ की जो है 30 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं और हमारे यहाँ 23 करोड़। लेकिन हम इन 23 करोड़ लोगों में से 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हो। एक्चुअली ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी विडंबना या आयरनी है कि एक तरफ तो हम अपने इंडियन कल्चर को अपने दिल में रख के चलते हैं और दूसरी तरफ हमारे माइंड में ये रहता है कि हम इंग्लिश में परफेक्शन कैसे लें। इन ए ह्यूमरस वे आई कैन से दैट इंग्लिश हमारे गले की वो हड्डी बन गई है जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। अगर हम सो कॉल्ड नेशनल लैंग्वेज हिंदी की भी बात करें तो पूरी इंडिया में 62 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 43% होता है। लेकिन फिर भी पूरी इंडिया के अंदर हिंदी को एज ए नेशनल लेवल का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया है। इतनी सारी प्रॉब्लम तथा ऑब्स्टैकल्स को देखते हुए मुझे तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हम ऐसी स्थिति में हैं कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। टू कंक्लूड आई वुड से दैट आज के दौर में हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितनी तरह की डिग्रीज ले लें या कितने तरह के कोर्सेज कर लें, लेकिन अगर हम इंग्लिश में परफेक्शन नहीं लेते हैं तो ये सभी हमारी डिग्रीज का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे डिजिटल चैनल मिशन वोकैबुलरी विद संजीव में। सबसे पहले मैं अपनी सभी सोशल मीडिया व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मिशन वोकैबुलरी पार्ट 1 वाली वीडियो को काफ़ी पसंद किया तथा अप्रिशिएट किया। उसी वीडियो की कंटिन्यूशन में आज हम मिशन वोकैबुलरी पार्ट 2 में इंग्लिश वोकैबुलरी को बहुत आसानी से बिल्ड करने वाली तथा परमानेंटली हमारे माइंड में सेट करने वाली एक स्पेशल टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिसको कि इंग्लिश वोकैबुलरी की एक यूनिक बुक मिशन वोकैबुलरी के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको मैंने खुद ही कंपोज किया है तथा सेल्फ पब्लिश किया है। तो इस वीडियो में आज हमारा मेन फोकस मिशन वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स तथा बेनिफिट्स पर रहेगा और जिसको जानने के बाद तथा अडॉप्ट करने के बाद आप अपनी इंग्लिश पे कमांड लेने की जर्नी को बहुत आसानी से और क्विकली अचीव कर पाएंगे। आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिविटीज़ या मेथड्स अप्लाई कर चुके होंगे और फिर भी काफ़ी हार्ड वर्क के बाद अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं मिल पाई या उस पर आप टोटल कमांड नहीं ले पाए तो ज़रूर आपने एफर्ट्स तो किए, लेकिन हो सकता है कि उसमें अप्रोच में कुछ जो है वो कमी रही होगी। तो मिशन वोकैबुलरी को जो है मार्केट के जितने तरह के एक्टिविटीज़ हैं और जो एक्शन प्लान्स हैं उनकी सबकी खामियों और अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद कंपोज किया गया है। तो आप जैसे जैसे हम इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो आप उसको खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये दूसरे मेथड से किस तरीके से बेटर है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और इससे पहले कि हम मिशन वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से रूबरू कराना चाहूँगा, खास करके जो एक पब्लिक का जो एक नज़रिया है इंग्लिश लैंग्वेज को देखने की तरफ उससे रिलेटेड, और उसको उन फैक्ट्स को जानने के बाद अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति कुछ भी मिसकंसेप्शन या इल्यूजन्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट क्लास और सेक्शन ऑफ पीपल है, उनकी जो है डिफरेंट परसेप्शन है और उनके डिफरेंट विचार हैं इंग्लिश के प्रति। क्योंकि कुछ लोग तो इसको एज ए फॉरेन लैंग्वेज ट्रीट करके पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एज ए स्टेटस सिंबल की तरह से समझते हैं और स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि इंग्लिश में परफेक्शन लेना एक सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल का एक अहम जो अंग है और उसको काफ़ी जो अपने एजुकेशन सिस्टम में और उसमें इसको काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे जैसे आप इन फैक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा तो डेफिनेटली उनको जानने के बाद जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जो नज़रिया है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये क्या फैक्ट्स हैं।
जैसा कि हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि इंडिया एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, जिसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अपनी एक इंडिविजुअल भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि दूसरे स्टेट से इतनी ज़्यादा अलग होती है कि वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते हैं। हालांकि एज पर जनरल अंडरस्टैंडिंग एक सिविलाइज सोसाइटी में भाषा का अहम रोल होता है। बगैर भाषा जो है किसी भी सोशल सिस्टम की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार हर कंट्री के पास अपनी एक नेशनल या कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी कायम कर सके, और स्पेशली वाइल डीलिंग विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो हमारे पास कोई एक नेशनल लेवल की या कॉमन लैंग्वेज नहीं है। और हालांकि इंडिया के अंदर 62 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का करीब 43% के करीब आता है। बट फिर भी जो हिंदी है वो अपना एक स्थान नहीं बना पाई है एक नेशनल लेवल का, और उसमें काफ़ी मतभेद हैं और कन्फ्यूजन्स हैं उसको एज ए नेशनल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने में। तो और दूसरी तरफ जो इंग्लिश है उसकी जो लोकप्रियता है वो सभी स्टेट्स में है, और उसकी प्रेजेंस भी डे बाय डे जो है इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। अगर हम फिगर्स की बात करें तो इंडिया में करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को एज ए एडिशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और इन 23 करोड़ में से अगर हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की बात करें तो वो करीब जो है वो 10% लोग ही ऐसे हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। और जहाँ तक एज ए फर्स्ट लैंग्वेज बोलने की बात आती है तो करीब 0.02% ऐसे हैं जो लोग इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और हालांकि अगर हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो जो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर में आता है एज फार एज नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इज़ कंसर्न, क्योंकि जो पहले स्थान पे वो यूएस है, जिसमें जो 30 करोड़ लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। और हालांकि यूएस की पॉपुलेशन हमारे से काफ़ी कम है। अगर परसेंटेज की बात करें तो यूएस में जो है 95% लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, और अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 78% है। और उस हिसाब से हमारी कंट्री में एक जो है हमारी पॉपुलेशन का 15% लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। और जहाँ तक अगर फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो वो 0.02% रह जाता है। हालांकि और जिस कंट्री ने हमें एक्चुअली इंग्लिश सिखाई है बोलनी, जिन्होंने हमारे पर 200 साल राज किया यूके में, तो वहाँ पर भी करीब जो है 6.25 करोड़ लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमारे से काफ़ी कम है। तो अगर उनके पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 98% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो वो 92% रह जाती है। और इवन अगर हम अपने आप को अपने जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी कंपेयर करें तो जनरली ये परसेप्शन है लोगों की भाई पाकिस्तान में जो है लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जो अगर हम फिगर्स की बात करें तो पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को एज ए एडिशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनकी पॉपुलेशन का करीब 49% के करीब आ जाता है। और हालांकि हमारी जहाँ तक फ्लुएंसी की बात है तो जैसे इंडिया में 10% से कम लोग हैं जो फ्लुएंटली बात करते हैं, और 0.02% है जो एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान में भी उतनी फ्लुएंसी नहीं है और शायद इंडिया से भी कम होगी। और फर्स्ट लैंग्वेज की जहाँ तक बात है वो भी ऑलमोस्ट इंडिया की तरफ से। लेकिन ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग है कि पाकिस्तान के जो 49% लोग हैं जो इंग्लिश को एज एडिशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और हमारी कंट्री में ये जो 15% लोग हैं। तो आई होप ये इंग्लिश के बारे में जो इस फैक्ट्स को जानने के बाद में आपका जो है एक लिबरल व्यू एस्टेब्लिश हो गया होगा इंग्लिश के प्रति, और आप इसको एज ए फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो इंग्लिश से संबंधित और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसको हमने पार्ट 1 में 8 फैक्ट्स को पॉइंट वाइज हमने डिस्कशन किया था डिटेल में जो इंग्लिश से संबंधित है। और एक्चुअली बेसिकली मिशन वोकैबुलरी में
जो टेक्निक का जो एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश वोकेबलरी को टीच करने के लिए, उनका जो एक्चुअली संबंध जो है इन 8 फैक्ट्स के साथ काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। और इन 8 फैक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 8 फैक्ट्स के बारे में जो हमने पार्ट 1 में बात की थी, उन सब का जो है सभी इंडियन सिटीजन्स की लाइफ के साथ में, खासकर जो मिलेनियन जनरेशन है उसके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और जो मेरी बुक मिशन वोकेबलरी है वो भी मैंने जो 8 फैक्ट्स में डिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के ही जो है कंपोज की है। तो चलिए पहले जो हमने पार्ट 1 में जो 8 फैक्ट्स के बारे में बात की थी इंग्लिश से संबंधित, उसका जो है क्विक रिव्यू ले देते हैं। पार्ट 1 में हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 8 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसके माध्यम से मेनली हमने इंग्लिश के ओवरऑल स्टेटस, स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग एंड वेरियस चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात की थी। फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में पर हमारी पर्सनल तथा प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश की क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी नेसेसिटी है, और इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स है उसमें इंग्लिश की कितनी प्रेजेंस है तथा लोकप्रियता है। और उसके अलावा हमने देखा था कि जब नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में निकलते हैं तो उनकी रास्ते में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स तथा ऑब्स्टेकल्स आती हैं और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। और उसके अलावा हमने देखा था कि इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कितनी तरह की डिफरेंट स्टेजेस होती है इंग्लिश लर्निंग की, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। और जहाँ तक टेक्निकल फैक्टर्स की बात आती है तो उसमें हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे को कितनी ग्रामर की नॉलेज होना जो नेसेसिटी है और कितनी वोकेबलरी का कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। और उसके अलावा जहाँ तक बेसिक और एडवांस लेवल की वोकेबलरी की बात है तो हमने ये देखा था कि कितनी बेसिक वोकेबलरी की और एडवांस वोकेबलरी की क्या सिग्निफिकेंस होती है इंग्लिश में फ्लुएंसी लेने के लिए या उस पर कमांड लेने के लिए। और हमने जो डिफरेंट टाइप के जो एक्शन प्लान्स और इनोवेटिव मेथड्स जो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स को अडॉप्ट करने पड़ते हैं क्योंकि उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो हमने उनके बारे में बात की थी, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में हमने बात की थी। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इस वीडियो से पहले पार्ट 1 वाली वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि आज हम जिन भी विषयों में और जिन भी फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं उनका सीधा कनेक्शन जो है वो 8 इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ ही है। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वाली वीडियो का जो है लिंक डाल दूंगा, जिससे आसानी से वो उसको आप पार्ट 1 वाली वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये 8 इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है उसका क्विक रिव्यू लेने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि जब इंग्लिश पे जो कमांड लेने की बात आती है तो उसमें वोकेबलरी का क्या रोल। वर्ल्ड की ज़्यादातर लैंग्वेज की तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ग्रामर और दूसरा वोकेबलरी। और जहाँ तक ग्रामर को एक लर्निंग प्रोसेस की बात आती है तो वो एक स्टेज में आके वो सफिशिएंटली स्टेबल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक वोकेबलरी को सीखने की या बिल्ड करने की बात आती है तो जो है होल लाइफ वो चलता ही रहता है। और चाहे वो फिर नेटिव नॉन नेटिव लर्नर्स हों या नेटिव लर्नर्स हो, वो दोनों के लिए सेम ही रहता है। तो एक तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम ये भी कह सकते हैं, किसी लैंग्वेज पे पूरी तरह से कमांड लेने का मतलब उसकी वोकेबलरी पर कमांड लेना ही होता है। और जहाँ तक बेसिक या एडवांस लेवल की जो वोकेबलरी है उनकी सिग्निफिकेंस की बात है तो वो दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जहाँ तक फ्लुएंसी की बात होती है वो तो हमें बेसिक वोकेबलरी से ही मिल जाती है। अगर हमारे पास एक फेयरली गुड लेवल की ग्रामर हो और हमारे पास अच्छा बेसिक वोकेबलरी का कलेक्शन हो तो हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, ये है कि एडवांस वोकेबलरी से एक हमारी लैंग्वेज में वेटेज आ जाता है और उसका दूसरा
एडवांटेज ये होता है कि जो है हम कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि बेसिक और एडवांस वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर हम गौर करें तो ज़्यादातर जो एडवांस वोकेबलरी का जो ओरिजिन है वो बेसिक वोकेबलरी में ही होता है, क्योंकि जनरली जब हम बेस वर्ड के साथ में प्रीफिक्स और सफिक्स और ऐड कर देते हैं तो उससे कई तरह की जो एडवांस वोकेबलरी का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि हमने फ्रेजल वर्ब में देखा है कि उसमें जनरली ये एक बेस लेवल की वर्ब होती है, उसके साथ प्रेपोजिशन ऐड करके जो फ्रेजल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेजल वर्ब का तो एक तरह से वो इंटरमीडिएट वोकेबलरी में आ जाती है उसका, क्योंकि वो देखने में काफ़ी सिंपल होती हैं, बट उनका एज ए मेटाफर में उसका जो काफ़ी जो मीनिंग जो होता है वो हिडन मीनिंग होता है। वो प्रॉपरली जब हम उस बेस वर्ड को प्रॉपरली स्टडी करेंगे उनकी कंप्लीट डेफिनेशन के साथ में और प्रेपोजिशन को प्रॉपरली समझेंगे, तभी जो है हम फ्रेजल वर्ब को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जहाँ तक अगर हम ईडियम्स वगैरह की बात करें तो जो ईडियम्स है वो एक तरह से कलेक्शन ऑफ बेसिक वोकेबलरी है, तो इसलिए इंग्लिश में जो है बेसिक वोकेबलरी हो या एडवांस हो, दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है। और जैसे हमने बात की कि टोटल किसी भी लैंग्वेज में कमांड लेने का जो मेन पर्पज ये है कि उसकी वोकेबलरी में कमांड लेना, तो इसीलिए जो है मैंने एक वोकेबलरी की जो है एक्सक्लूसिव बुक का जो है कंपोजिशन किया है, जिसके अंदर मैंने हज़ारों की संख्या में जो है एडवांस लेवल वोकेबलरी को ऐड किया है और उन्हीं के साथ साथ में जो है बेसिक वोकेबलरी को भी रखा है, ताकि दोनों को कंपेयर करके मतलब जिसको भी अपनी चॉइस अपनी ऑडियंस के हिसाब से देखते हुए हम अपने वर्ड को पिक कर सकते हैं। और हालांकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है कि जब हम एडवांस वोकेबलरी सीखते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक वोकेबलरी के फाउंडेशन पे ही एडवांस वोकेबलरी सीखी जा सकती है। मतलब अगर हम किसी एडवांस लेवल की वोकेबलरी का डेफिनेशन देखने जाएंगे इंग्लिश डिक्शनरी में, तो उसका डेफिनेशन हमें बेसिक वर्ड के इस्तेमाल से ही हम उसकी डेफिनेशन को सीख सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक की या बेसिक वर्ड ऐसा होता है जो जिससे उस एडवांस वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो मैंने जो अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में अपनी बुक मिशन वोकेबलरी के बारे में एक संक्षिप्त में वर्णन किया था, और आज जो है हम मिशन वोकेबलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स तथा बेनिफिट्स के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले जस्ट फॉर ए रिकैप मैं एक बार उस पार्ट 1 के जो लास्ट पार्ट था जिसमें मिशन वोकेबलरी का ओवरव्यू लिया था उसको दोबारा प्ले कर देता हूँ। मिशन वोकेबलरी एक एक्सक्लूसिव वोकेबलरी बुक है जिसको 20 साल के रिसर्च के बाद बहुत बारीकी से वोकेबलरी बिल्डिंग के रास्ते में आने वाली हर्डल्स तथा उनके सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए मोस्ट प्रैक्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कंपोज किया गया है। और इन्हें खासकर उन नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए कंपोज किया गया है जिनको कि एक नेचुरल स्पीकिंग या लिसनिंग का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, या जिनकी एजुकेशन जो है इंग्लिश में ना हुई हो, या दोनों ही बातें। बीइंग ए नॉन नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज माई सेल्फ, मैंने एक जो प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टैकल्स जो कि एक नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के रास्ते में आती हैं, मैंने उसको पर्सनली जो है एक्सपीरियंस किया है, तथा जो डिफरेंट एक्शन प्लान्स और इनोवेटिव मेथड्स जो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स अडॉप्ट करते हैं अपनी फ्लुएंसी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए या अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए, उन सबको मैंने खुद ट्राई करके देखा है। और उसमें से जो अच्छे जो पॉजिटिव वाले हैं जिनके एडवांटेज वाले हैं उनको अब अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किया, और जो जिसमें डिसएडवांटेज है उनकी डिसएडवांटेज को नोटिस करते हुए और उनको साइडलाइन करके जो है इन सब बातों को ध्यान में रख करते हुए अपनी बुक को कंपोज किया है। तो इसलिए ये बुक हर उस पर्सन नॉन नेटिव
जो लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अभी जो है अपनी इंग्लिश में एक इम्प्रेसिव लेवल की फ्लुएंसी नहीं ले पाए हैं, या जो वोकेबलरी के ऊपर एक कमांड नहीं ले पाए हैं। और जो भी एनी पर्सन जो अपनी वोकेबलरी को एक वेल ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक ढंग से बिल्ड करना चाहता है, उसके लिए जो है काफ़ी ये यूज़फुल बुक है। और अगर हम जहाँ तक मिशन वोकेबलरी के टाइटल की बात करें, तो ये काफ़ी चीज़ों को सिंबॉलिक है। एक तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो भी नॉन नेटिव लर्नर्स जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट वो डिफरेंट प्रेशर, उनके प्रोफेशनल प्रेशर, उनके स्टडीज़ प्रेशर, जिसकी वजह से वो उस पर टाइम नहीं दे पाते, तो कैसे वो इस बुक की सहायता से वोकेबलरी बिल्डिंग को अपनी लाइफ का मिशन बनाते हुए इसके ऊपर जो है कमांड ले सकते हैं। और ये इसका सिंबॉलिक मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं खुद एक नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर रहा हूँ, और बहुत टाइम तक मैं ये फील करता था कि मुझे अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना है, तो मैंने भी इसको एज ए मिशन की तरह लाइफ का बनाया। जबकि मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो अलग है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट MBA हूँ, और लेकिन इंग्लिश मेरा शुरू से पैशन रहा था। तो लेकिन एक टाइम के बाद मैंने इसको अपनी लाइफ का मिशन बनाया। और जहाँ तक मैं रिसर्च की बात करूँ, तो मैंने इंग्लिश डिक्शनरी के जो है एक एक वर्ड को, चाहे वो छोटी सी प्रेपोजिशन क्यों ना हो या जो डिफ़िकल्ट वर्ड क्यों ना हो, सबको जो है डेफिनेशन से उनकी समझ के उनका जो एक कैटेगरी बनाई, उनके ग्रुप सब ग्रुप्स वगैरह बनाए। तो ये मेरे मेन प्रोफेशन के साथ मैं करता रहा, तो इसमें मेरा काफ़ी सालों का इसमें रिसर्च लगा। तो मैंने एक तरह से इंग्लिश लर्निंग को अपनी लाइफ का एक मिशन बनाया, और तो इसलिए ये मिशन वोकेबलरी जो है बहुत सारी चीज़ों को सिंबॉलिक करता है। तो अब जहाँ तक अब इसके वोकेबलरी जो इस मिशन वोकेबलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात है, तो इसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है मैंने, और हर सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस है। तो इससे हम जो है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। जैसे कि मैंने क्लिप में जिक्र किया कि मिशन वोकेबलरी की डिस्कवरी तथा कंपोजिशन में मुझे करीब 20 साल का समय लगा। तो ये बात मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मिशन वोकेबलरी को मैंने पेशेंटली, थॉरली, हर छोटे बड़े पॉइंट्स एंड सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए कंपोज किया है। खास करके उन प्रॉब्लम तथा ऑब्स्टैकल्स को जो कि एक नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के रास्ते में आती हैं, या जो ऑलरेडी जो मेथड्स हैं और जो टेक्निक्स हैं उनकी खामियों तथा डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए। हालांकि जो मेरा मेन प्रोफेशन है वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट MBA फाइनेंस हूँ, और परंतु अपने जो भी मेरा स्पेयर टाइम है जिसको कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की रिसर्च में लगाया है, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो मैंने अपने मेन प्रोफेशन से भी ज़्यादा समय जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिसर्च में लगाया है। और जहाँ तक मेरे रिसर्च की बात आती है, तो जैसे कि मैंने क्लिप में भी जिक्र किया कि इंग्लिश डिक्शनरी में जितनी भी तरह के वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली अगर उनकी डेफिनेशन के साथ समझें, तो एक एक वर्ड की जो है बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस होती है। तो मैंने एक एक वर्ड को, चाहे वो छोटा प्रेपोजिशन ही क्यों ना हो, सारे वर्ड्स को स्टडी करके उनकी जो ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग की। तो बेसिकली जो मेरा जो एक स्पेशल टेक्निक है उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो मैंने जो ग्रुपिंग और ग्रुपिंग जो सब ग्रुपिंग जो सारे वर्ड्स की। अब जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं अपने जो मेरा टेक्निकल जो स्पेशल टेक्निक है उसको मैं और जो है क्लियर होता चला जाएगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और इससे पहले कि हम मिशन वोकेबलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स तथा बेनिफिट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कशन करें, मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इंस्पायर्ड मी टू कंपोज मिशन वोकेबलरी। जैसा कि मैंने 8 फैक्टर्स के बारे में बात करते हुए बताया था कि उन 8 फैक्ट्स के में जो डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस हैं उनका जो है मेरी बुक के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और एक्चुअली उन सर्कमस्टांसेस में जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है उसके सॉल्यूशन को मैंने निकालते हुए ही अपनी बुक में जो है उस एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया,
जो कि एक सब जो है नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स का जो एक सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अगर मैं अपने बात करूँ कि किन सर्कमस्टांसेस ने मुझे इंस्पायर किया मिशन वोकैबुलरी को कंपोजिशन में, तो वो जो सर्कमस्टांसेस है वो जो है हर नॉन नेटिव इंग्लिश जो लर्नर्स हैं उनकी एक आप बीती है, वो उससे पूरी तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट आर दोज सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स which inspired me to compose Mission Vocabulary. Before I talk about what inspired me to compose Mission Vocabulary, let me take a quick recap of what we have discussed so far in this video. तो इस वीडियो में हमने मुख्य तौर पर सबसे पहले मिशन वोकैबुलरी पार्ट 1 में जो हमने 8 फैक्ट्स के बारे में बात की थी उसका हमने एक क्विक रिव्यू लिया। उसके अलावा हमने इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित न्यू फैक्ट्स के बारे में जानकारी ली तथा हमने मिशन वोकैबुलरी बुक का जो है संक्षिप्त में ओवरव्यू लिया। तो अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं जब हम मिशन वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स तथा बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बात कर पाएंगे। एक्चुअली मिशन वोकैबुलरी के जो फीचर्स के बारे में बात करने से पहले ये प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इन सब का जो है मिशन वोकैबुलरी बुक के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसा कि मैंने अभी पीछे वीडियो में जिक्र किया था कि इंडिया के अंदर करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को एज एन एडिशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर यूएस एज फार एज नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इज़ कंसर्न, क्योंकि यूएस में 30 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंडिया में 23 करोड़ लोग। और हालांकि इन 23 करोड़ में से जो है 10% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में या हमारी पॉलिटिकल विल में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी रही होगी जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं अपनी मिशन वोकैबुलरी बुक के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करने से पहले अपने जो व्यूअर्स हैं और रीडर्स हैं उनको इन सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता था जिसको कि हर नॉन नेटिव जो लर्नर्स हैं वो अपनी लाइफ में डेली एक्सपीरियंस करते हैं। और जहाँ तक मेरी बुक मिशन वोकैबुलरी के इंस्पिरेशन की बात है उनका भी कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों के साथ में है। अब जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं इन सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियों के बारे में जो और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और इससे पहले कि हम मिशन जो मेरी जो बुक के पीछे इंस्पिरेशन फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करें तो पहले एक बारी जो भाषा की हम बात करते हैं एज ए जनरल सेंस, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी तरह की भाषा हो, उनका जो है एक सिविलाइज सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंस रहता है या क्या योगदान रहता है, पहले जो है उसके बारे में एक जो है तो थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। एज फार एज मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसर्न, तो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, या हम ये कहें कि भाषा जो है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी की बैकबोन होती है जिस पर उनके सिटीजन्स का जन्मसिद्ध अधिकार होता है या उनको पैदा होते ही वो अधिकार मिल जाता है। क्योंकि हम जिस भी कंट्री या स्टेट में रहते हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है उसका हमें एक प्रॉपर लिसनिंग तथा स्पीकिंग का इन्वायरमेंट मिलता है जिससे वो लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली हमारे कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाती है। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी एजुकेशन की डिग्रीज ली हैं या कितने तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं या हम स्कूल या कॉलेज गए हैं या नहीं, सिर्फ उसका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलने की वजह से वो लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली हमारे जो कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाती है। अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज को सीख जाते हैं क्योंकि उनका वहाँ का एक प्रॉपर स्पीकिंग तथा लिसनिंग का इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके सामने एक एक्स्ट्रा चैलेंज है
वो ये कि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने तरह की रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, या वो अपनी सो कॉल्ड नेशनल लैंग्वेज हिंदी को जो है वो ढंग से बोल सकते हैं या नहीं। हाँ, लेकिन इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि उनके पास इंग्लिश में प्रोफिशेंसी है या नहीं, या वो इंग्लिश से ढंग से बोल पाते हैं इन्हों। और ख़ासकर जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ की बात आती है तो उसमें इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पैक्ट रहता है। तो चलिए इस जो रियल लाइफ इसको इस फैक्ट को जो है एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं, जिसका कि हर इंडियन सिटीजन्स की लाइफ के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक्चुअली हमें अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी दुविधाओं या डिलेमास का सामना करना पड़ता है जब हम दो चॉइसेस या विकल्पों के बीच में फंस के रह जाते हैं। तो ऐसी जो दुविधा है जो मैक्सिमम इंडियन यूथ है उनके सामने आती है जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात आती है। इसको मैंने भी कभी न कभी एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि एक तरफ तो हमें अपने इंडियन कल्चर जिसमें कि भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, अलोंग विद अदर कंपोनेंट्स जैसे कि हमारी संगीत कला, नृत्य कला, हमारी वेशभूषा या हमारा खान पान, उसको जो हम काफ़ी पसंद करते हैं और हम प्राउडली कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर की उसमें बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो है हम इंग्लिश के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट को देखते हुए तथा खासकर जो हमारे कंट्री के जो क्रूशल सेक्टर्स हैं उनमें उनकी पकड़ को देखते हुए जो हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो हमारी कंट्री के जो मेन सेक्टर्स हैं, अगर हम जैसे मेडिकल साइंस की बात करें या इंजीनियरिंग साइंस की बात करें, या उसके अलावा हमारा लीगल सिस्टम है, या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये जो है हमने सब ब्रिटिश से ही इनहेरिट किए हुए हैं, क्योंकि जो उस समय वो चला रहे थे उसी को जो हमने कंटिन्यू रखा है। तो कहीं चाहते ना चाहते जो है जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो हमारी कन्वर्सेशन में आ ही जाते हैं। और चाहे अगर हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो भी जो है इंग्लिश के वर्ड्स उसमें आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के जिसके लिए हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट जो है हिंदी वर्ड भी नहीं है। तो इसलिए ये हम इंग्लिश को किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते और इसमें हमें परफेक्शन लेनी पड़ती है। तो एक्चुअली ये हमारी कंट्री की जो है बहुत बड़ी विडंबना या आयरनी है कि एक तरफ तो हम अपने कल्चर को अपने दिल में रखते हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे माइंड में ये रहता है कि हम इंग्लिश में परफेक्शन कैसे लें। तो इन ह्यूमरस पे आई कैन से दैट कि इंग्लिश जो है हमारे गले की वो हड्डी बन गई है जो ना उगलते बनती है ना निगलते। कमिंग बैक टू अवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, व्हाट इंस्पायर्ड मी टू कंपोज मिशन वोकैबुलरी। तो एक्चुअली अगर मैं अपने इंस्पिरेशन की बात करूं तो उसमें हमारे जो कंट्री के जो एजुकेशन सिस्टम का है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर हम आज के दौर पे अपने एजुकेशन सिस्टम पर इंग्लिश के इम्पैक्ट की बात करें तो आज की डेट में जो मैक्सिमम स्कूल कॉलेज हैं हर छोटे बड़े सिटीज़ में एक्सेप्ट फार फ्लंग विलेजेस, सब ने जो है अपना मीडियम ऑफ जो टीचिंग है वो इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया है। बट अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो जो सिनेरियो जो है वो थोड़ा अलग था, क्योंकि अगर हम 50 से 90s तक के पीरियड की बात करें तो जो आज़ादी के बाद के जो शुरू के जो दशक थे उसमें बहुत ही गिने चुने स्कूल होते थे जो अपना मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश को अडॉप्ट करते थे। और अगर हम रेशो की बात करें तो वो 90:10 था, जिसमें 90% हिंदी मीडियम का था और 10% जो है इंग्लिश मीडियम का। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो इस रेशो में जो है इसमें भी बदलाव आता चला गया। और अगर आज हम 21st सेंचुरी के जो अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो आज की डेट में जो है जो रेशो है वो रिवर्स हो गया है, तो वो 90% जो है इंग्लिश की तरफ चला गया है और 10% जो है वो हिंदी मीडियम की तरफ रह गया है। तो एक्चुअली जो एजुकेशन सिस्टम में जो मीडियम ऑफ टीचिंग जो इस्तेमाल किया जाता है उसका जो इम्पैक्ट है हमारी पर्सनल तथा प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है 90s के दशक में कंप्लीट की थी हिंदी मीडियम से, और जो मैंने कॉमर्स जो मेरा स्ट्रीम था जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी।
तो उस समय में जो हमारी तरह की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, वो जब मार्केट में निकलते थे जॉब सर्च के लिए, अपने करियर सेट करने के लिए, या जो अपनी वो सोशल लाइफ में जो है डिफरेंट टाइप के लोगों से जब इंटरेक्ट करते थे, तो जो है हमारा जो सामना है जो है कुछ हम उम्र या पीयर्स से होता था, जो कि हालांकि सेम ही यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके पास आउट थे, बट हमारे और उनके बीच में जो एकेडमिकली फ़र्क ये था कि वो जो है वो इंग्लिश मीडियम से पास आउट थे जो है, और हम हिंदी मीडियम से। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा डिवाइड पैदा करता था हमारे बीच में और उनके बीच में। तो हालांकि जहाँ तक इंटेलिजेंस या आईक्यू की बात है, वो हम उनसे कदापि कम नहीं थे, लेकिन हमारा इंग्लिश में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें उनके द्वारा जो है लुक डाउन किया जाता था, क्योंकि उनके पास इंग्लिश में एक कमांड थी, तो वो उनके अंदर एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, और वो जनरली जो है हमें वर्नैकुलर या देसी का जो है वो एक टैग देते थे। तो इस जो ह्यूमिलेशन को जो है मैंने पल पल अपनी जो लाइफ में उस समय एक्सपीरियंस किया था। तो उसके बाद तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं जो है इंग्लिश में जो है टोटल कमांड लूँगा। तो एक्चुअली जितनी भी जो मैक्सिमम इंडियन यूथ होते हैं, वो इस तरह की परिस्थितियों का और ह्यूमिलेशन का उनको सामना करना पड़ता है अगर उनके पास इंग्लिश में परफेक्शन नहीं है, या उनकी जो है जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है। तो लेकिन बहुत सारे जो जो यूथ होते हैं वो समय के अभाव की वजह से जो इन परिस्थितियों से है जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से जो है जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी इंग्लिश सीखने के जो प्रयास को वो छोड़ देते हैं। तो इसको जो है हम एक रियल लाइफ सिचुएशन को जो है हाइपोथेटिकली क्रिएट करके जस्ट इमेजिन कि आप एक 25 से 30 साल की उम्र के युवा हो जिसकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है और कुछ खासा एक्सपोजर भी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का। चूँकि आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हो, तो अब आपके ऊपर प्रेशर है कि आप जल्दी से जल्दी अपना करियर सेट करो ताकि आपकी खुद की अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। और जहाँ तक आपके पास एजुकेशन की बात है, खास करके मीडियम को लेकर, तो अब वो आपके हाथ में नहीं है। अब आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ सिर्फ आपके पास सिर्फ एजुकेशन डिग्री है, ना तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कोई स्पेशल स्किल है जिससे कि आपको आसानी से जॉब मिल सके। तो किसी तरह से पैसे खर्च करके सपोज आप कोई टेक्निकल स्किल हासिल कर भी लेते हो, तब आपके सामने जो नेक्स्ट चैलेंज आता है कि वो ये कि आपके पास इंग्लिश में परफेक्शन भी नहीं है। जब आप मार्केट में निकलते हो जॉब सर्च के लिए, इंटरव्यूज़ में अपेयर होते हो, तो आपका जो सामना है कुछ ऐसे लोगों से भी होता है जो ऑलरेडी इंग्लिश में काफ़ी परफेक्ट होते हैं, जिनकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई है। तो आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आपको हर सब विषयों के लिए बराबर टाइम देना पड़ता है। आप सारा दिन इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते हो, और अगर पढ़ना स्टार्ट भी करते हो तो आपको ये टाइम जो है दूसरी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक मार्केट में अवेलेबल जॉब्स की बात है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनियाँ हैं, वो जो है हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कैंपस से रिक्रूट कर लेती हैं, और आपको जो है छोटी मोटी कंपनियों के साथ में संतुष्टि करनी पड़ती है, और वो भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी कैंडिडेट से कम्पीट करने के बाद में। और ये जो लो लेवल की कंपनियाँ हैं, ये मार्केट में वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए और अपनी लो पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो आपका खूब शोषण करती हैं, और ख़ास करके 10-10, 12-12 घंटे काम लेकर। तो अब आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, तो इंग्लिश पे फोकस करना तो दूर की बात है। तो मतलब ये तो आप ऐसी स्थिति में होते हो कि आग का दरिया है और डूब के जाने वाली बात है। तो ये बात मैं इतनी कन्विक्शन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों का जो है मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। तो जब ये चैलेंजेस मेरे सामने आए थे, तो मैंने इनसे भागने की बजाय या इनसे कंप्रोमाइज़ करने की बजाय जो इनको सामने से फेस किया, और इनको डिफीट करते हुए मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन की जो है डिस्कवरी की, ताकि जो है जितने भी मेरे जैसे नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स हैं, जिनकी जो है फॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश में नहीं हुई है,
तो उनके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन हो ताकि वो अपने सब विषयों के लिए टाइम निकाल सकें, क्योंकि अब उनको अपनी खुद की अर्निंग भी चाहिए, तो उनको अपनी जॉब पे भी फोकस करना है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी जो फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो उनको फोकस करना है। और ख़ासकर जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कल्चर को भी रिटेन कर सकें, तो इसीलिए जो है मैं जो है मिशन वोकैबुलरी की जो डिस्कवरी को लाइट एट द एंड ऑफ टनल की तरफ देखता हूँ सभी नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स के लिए। तो ये ओवरऑल मेरा जो मेन इंस्पिरेशन था कि मैं चाहता था कि जो मेरे जैसे नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स हैं उनके लिए मैं कुछ ऐसी सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो अब ये मेरे इंस्पिरेशन को जानने के बाद आज के जितने भी आज की इस वीडियो में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसका जो है फाइनल कंक्लूज़न ले लेते हैं, और उसके बाद जो है हम मिशन वोकैबुलरी के जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। टू कंक्लूड आई वुड से दैट आज के दौर में हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितनी तरह की डिग्रीज ले लें या कितने तरह के कोर्सेज कर लें, लेकिन अगर हम इंग्लिश में परफेक्शन नहीं लेते हैं तो ये सभी हमारी डिग्रीज का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज के ऊपर पूरी तरह से कमांड लेना कोई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट लाइफ जर्नी है, और किसी लैंग्वेज को अपना बनाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। अगर हम अपने नेटिव लैंग्वेज की बात करें, जैसे फॉर मी इट इज़ हिंदी एज आई लिव इन दिल्ली, तो इसको भी जो है हमें काफ़ी वर्षों के बाद जो धीरे धीरे है इसमें हमारा परफेक्शन आया। राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हमें इसका प्रॉपर एक्सपोजर मिला, हमारे परिवार के लोगों के बीच में, हमारे दोस्तों से, और हमारे जो समाज के जो डिफरेंट जो प्रकार के जो लोग हैं जिनसे हमने इंटरेक्ट किया, और उसके अलावा जो हमारी एजुकेशन है वो भी हिंदी में हुई। तब काफ़ी वर्षों के बाद जो है हमारे को इसमें परफेक्शन आ पाया। और जहाँ तक टेक्निकल फैक्टर्स की बात है तो हिंदी में अगर हम ग्रामर की बात करें तो हमें इसको कभी सोचना भी नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जो है वो बैंग ऑन होती है। और जहाँ तक वोकैबुलरी की बात है तो हमने हिंदी की वोकैबुलरी को किसी भी बुक में से पढ़कर नहीं सीखा या किसी डिक्शनरीज उसकी डेफिनेशन को नहीं सीखा, वो जो है हमने हर अपनी लाइफ के रियल लाइफ सिचुएशन में उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। तो इसलिए वो हमारे जो है दिलो दिमाग पर जो है पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। लेकिन कई बार क्या है कि हमारे पास जो भी एक लैंग्वेज का परफेक्शन होता है तो उसको जो है हम उसके परफेक्शन को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या उसकी वैल्यू को जो है हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सपोज करो, इसको मैं एक एग्जांपल से अगर देखें कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई ज़्यादा एजुकेशनल डिग्रीज नहीं है या उसने कोई कोर्सेज नहीं किए, लेकिन वो हिंदी में बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अनएजुकेटेड तो कह सकते हैं लेकिन इलिटरेट नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ सपोज हमने बहुत सारी डिग्रीज ले रखी हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखे हैं, लेकिन अगर हमारे पास इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है या इंग्लिश के ऊपर परफेक्शन नहीं है, तो जब हम समाज में आजकल के जो मॉडर्न इंडिया है उसके अंदर जब हम डिफरेंट टाइप के लोगों से मार्केट में जब इंटरेक्ट करते हैं तो कई बार जो है हमें इलिटरेसी वाली फीलिंग आती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश को जो सीखना है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम आज के दौर में किसी भी तरीके से उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और आज का जो यंग जनरेशन है उसके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने अपने कल्चर को और ट्रेडिशन को रिटेन करते हुए इंग्लिश में परफेक्शन कैसे लें। और हालांकि जो आज की डेट में हर यूथ जो है इसकी सिग्निफिकेंस को और इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं कि इंग्लिश को सीखना कितना ज़रूरी है, बट हर व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रेशर में, किसी के पास प्रोफेशनल वर्क का प्रेशर है, किसी के पास एजुकेशन का प्रेशर है, या किसी के पास और किसी तरीके के अपने लाइफ के जो प्रेशर है जिसकी वजह से वो इसमें टाइम नहीं दे पाते। और ज़्यादातर देखा गया है कि जब कोई लोग अपना जॉब में अपना करियर सेट कर लेते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ मैरिटल लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, अपनी किड्स की जो अपब्रिंगिंग में जब लग जाते हैं तो वो इंग्लिश को जो सीखने का जो प्रयास है वो छोड़ देते हैं, या एक तरह से वो है जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। हालांकि
हर आदमी ये चाहता है कि उसके जो किड्स हैं वो उससे ज़्यादा हायर एजुकेटेड हों, और जहाँ तक अगर इंग्लिश के परफेक्शन की बात है तो उनके पास जितनी परफेक्शन थी वो चाहते हैं कि उनके किड्स के पास जो है उनसे ज़्यादा परफेक्शन हो इंग्लिश में। और अगर सपोज करो हम ये मानते हैं कि इंग्लिश के परफेक्शन में 1 से 10 तक का पड़ाव है, तो आज की डेट में समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पहले और दूसरे पड़ाव पे हैं, और कुछ जो है वो 10वें पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि आज की डेट में समाज के जो हर सेक्शन के जो लोग हैं इस दौड़ में जो है शामिल हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि आज की डेट में जो मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस है वो इंग्लिश मीडियम का उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपना टीचिंग का मेथड। और उसके अलावा जो कई तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इंग्लिश जो टॉट कर रहे हैं आजकल। और आजकल तो वैसे भी जो ऑनलाइन भी इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि हमें एक जस्ट फ़ोन के क्लिक में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अदरवाइज़ जो पहले हमें कोई अगर इंग्लिश में किसी को फ्लुएंसी लेनी होती थी या वो सीखना चाहते थे तो उनको कई तरह के महंगे महंगे जो प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते थे। अब आज की डेट में मैक्सिमम चीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है। और एक टाइम ऐसा था जब लोगों को ढूंढना पड़ता था कि वो किससे इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, बात करें, क्योंकि उनके परिवार में वो एनवायरनमेंट नहीं था कि परिवार के लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, या दोस्तों वगैरह में भी उनको वो नहीं मिल पाता था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास इतनी ऐप्स हैं कि हम वर्ल्ड के किसी भी लोगों से यही बैठे बैठे जो अपने फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी तो अगर हम इंडिया का जो अभी जो रेशो देखें कितने परसेंटेज लोग इंग्लिश बोलते हैं और कितनी उनमें फ्लुएंसी है, तो 145 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन में करीब जो 23 करोड़ लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, और उसमें से सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारी अप्रोच में या हमारे पॉलिटिकल विल में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है कि लोग जो है इंग्लिश जो है फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसी बुक को इन्वेंट करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने खुद भी इन सारी चीज़ों को पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। और जितने तरह के भी जो अभी मार्केट में जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, एक्शन प्लान्स हैं, उनको जो है मैंने खुद भी कभी ट्राई किया था। तो इसलिए उन सारे जो मेथड्स थे उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी चीज़ का डिस्कवरी करूं कि जिसके अंदर में अगर कोई अपना करियर से टाइम नहीं निकाल पा रहा है या अपनी फैमिली से टाइम नहीं निकाल पा रहा है, उसको एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने सेल्फ एफर्ट से और ऑब्जर्वेशन से और अपनी जो थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो कैसे जो है अपना इंग्लिश में परफेक्शन ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने अभी जो मिशन वोकैबुलरी के पहले का जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने हर तरीके से जो डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम विदाउट फर्दर डिले हम मिशन वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट फीचर्स के ऊपर नज़र डालते हैं, और सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं।